नमस्कार। फेस टू फेस उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, करीब 5 बजे तक की के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और जो चर्चा है वो कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है और दूसरी तरफ चौथे चरण की जो वोटिंग है वो इस वक्त जो है हमारे सामने चल रही है। और क्षमा चाहेंगे, हम कुछ 10 या 12 मिनट लेट हैं अपने इस ब्रॉडकास्ट में, लेकिन हम चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स सारे ही गेस्ट को एक साथ स्क्रीन पे ले आए, जिससे कि हम सबका इंट्रोडक्शन जो है एक बार करवा देते हैं और फिर इस डिबेट को चालू करते हैं। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वदेव राव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कन्नौज है वहां पे करीब करीब 60% वोटिंग हो गई है। टिहरी में भी जो वोटिंग है वो 52% के पार है। धरौरा में भी 52% के पार है और सीतापुर में भी 60% है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आप लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हरदोई 55% है, मिश्रिक 54 54%, इटावा 54%, कन्नौज 59, कानपुर 50%। कानपुर ने जो है 1 डेढ़ घंटे में जो है स्पीड पकड़ी है। तो कुल मिला के जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब करीब 56.35% है। अजीत, आपसे जानेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं इस चरण में जो है उतर रहे हैं एज एन कैंडिडेट। वो इस बार कन्नौज से उतरे। कन्नौज जो है बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और बहुत ही हॉट सीट है इस बार। उनके सामने सुब्रत पाठक है। बहुत सारे ट्वीट्स जो है सुब्रत पाठक की तरफ से जो है किए गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, गुंडागर्दी चल रही है। आखिर चल क्या रहा है कन्नौज में? इस बार सुब्रत पाठक जी जो है खुद बुलावा बुला करके बयान दे करके वो चैलेंज करने लगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो हार जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी ने चैलेंज स्वीकार किया सुब्रत पाठक जी का। और इस बार जिस तरीके से द्वापर युग में कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था, उसी तरीके से जो सुब्रत पाठक की बोली और बानी है वहां पर, उसका मान मर्दन करने का काम अखिलेश यादव जी ने कर दिया है। इस बार हम लोग बड़ी मार्जिन से चुनाव कन्नौज में जीतेंगे। इस बार जो है वो स्थिति नहीं है जो 2019 की स्थिति थी। हम लोग इस चौथे चरण के फेज में जो 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हम लोगों की स्थिति काफी मजबूत है। और हम तो पहले ही चरण से हमारा चुनाव जो है, यहाँ का चुनाव जो है त्रिकोणी चुनाव नहीं है। यहाँ का चुनाव त्रिकोणी बनाना चाह रही थी बीजेपी। यहाँ का चुनाव भाजपा बनाम सपा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और हमारे हम्म। इंडिया गठबंधन के जो साथी है 17 सीटों पर लड़ रहे हैं। इस बार वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो इस बार की स्थिति जो बेरोजगारों के साथ छल किया गया, 11 पेपर आउट हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूं लगातार सभी चैनलों में। अभी नीट का पेपर भी आपने देखा होगा कि जाते जाते सरकार नीट का पेपर जो मेडिकल का क्षेत्र का वो भी आउट कर दिया गया। पुलिस भर्ती का पेपर था वो भी आउट हो गया। लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी का पेपर आरओ का पेपर था वो भी आउट हो गया। महंगाई के सवाल पर मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा उस पर बोल नहीं रहे हैं। गैस का दाम इतना बढ़ा दिया कि उस पर बोल नहीं रहे। चुनाव के पहले इन्होंने 200 रुपए जरूर कम किया था कुछ राहत देने का, लेकिन इतना रेट इन्होंने बढ़ा दिया, इतना उछाल कर दिया है कि उससे जनता में राहत नहीं है। किसान परेशान। अभी चुनाव के पहले से ही देखे होंगे किसान बॉर्डर पे आंदोलन। एमएसपी की गारंटी और दोगुनी आय की बात इन्होंने कहा था, उस पर जो है अपनी बातों पे है नहीं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। और इन्होंने बुलेट ट्रेन का उद्घाटन पहली ही जब इनकी सरकार आई थी पहली बार, तो बुलेट ट्रेन चलाने का वादा इन्होंने कर दिया था। आज तक बुलेट ट्रेन की पटरी बन पाई कि नहीं बन पाई। वाराणसी में जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, आज रोड शो कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि हम उसको क्वेटो बना देंगे।
भाई क्वेटो और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बीजेपी ने वादा किया था, और यहाँ तक कर रहे थे हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। एक बात और मुझे ये ये स्थिति। बताइए, अजीत जी जी। मुझे ये बताइए, चलिए आपने प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की है, तो आप वाराणसी तो गए होंगे हाँ हाल गए। फिलहाल में। कुछ आपको गए। मतलब पहले की वाराणसी और अभी की वाराणसी में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया? वो शुरुआत समाजवादी सरकार में शुरू हो गई थी। हाँ दिखाई दिया। वाराणसी में कुछ फिर चीजें स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ इन्होंने जो विश्वनाथ मंदिर है कॉरिडोर बना करके कुछ सुधारने का प्रयास किया। इनके समय में रिंग रोड बना। तो ये मैं नहीं वही कह तो रहा हूं कि बात कुछ काम किया नहीं। वही लेकिन एक इसीलिए तो। मिनट। नहीं नहीं। जी। उसी बनारस में जो स्मार्ट विलेज जिस गांव को मोदी जी ने गोद लिया था, उसकी हम्म। स्थिति अभी कुछ दिन पहले आंकड़े निकल करके आए थे कि वहां पर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहां पर सड़कें नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी अगर कोई जिम्मेदारी से गांव गोद लिए हैं, अगर वो सुधर नहीं रहा है, तो इन्होंने तमाम सांसद इनके मीटिंग में बकायदा इन्होंने कहा था कि एक एक गांव हर सांसद जो है वो गोद ले और उस गांव को आदर्श गांव बनाए। वो आदर्श गांव आज तक बन पाया? मैं ये कह रहा ठीक हूं है, कि मोदी जी जिस गांव को लिए थे वो आदर्श गांव बन नहीं अजीत पाया। जी, हमें नहीं कह अजीत रहे कि जी, बनारस में कुछ किया नहीं। हर अजीत जी, सरकार अजीत आती जी, है तो कुछ न कुछ करती है, इन्होंने भी किया। ठीक। अजीत जी, क्योंकि मैं उस गांव में भी गया हूं जिस गांव की आप चर्चा कर रहे हैं, और उस गांव में मैंने जी। जाके देखा है कि कार्य तो कई तरीके के किए गए हैं, मॉडल स्कूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई है, कमियां हर जगह रह जाती है। हाँ, लापरवाही जो है उसके ऊपर जो है नजर रखनी चाहिए, लेकिन वाराणसी में पहले के मुकाबले काम तो हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लखनऊ में बहुत काम किया और भी अन्य जगहों में आपकी पार्टी ने काम किया, तो उस काम को कोई नकार नहीं अरे रहा है कि भाई, आपने काम किया नहीं किया। एक प्रधानमंत्री बार। जी जिस गंगा में नहाए थे, उस गंगा की स्थिति पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आ गया है। हम ये नहीं हम्म। कह रहे जिस गंगा में नहाए थे, उस नमामि गंगे के नाम पर जो इन्होंने लूट किया, उस गंगा को ही साफ कर दिए होते। गंगा मैया ने बुलाया था। ठीक और है, शिव भारती जी जवाब दीजिए। शिव भारती जी, शिव जी आवाज आ रही हो तो। अरे भाई अजीत जी, अ, बनारस कह रहे, जी। मैं बनारस गया हूं, पता नहीं उन्होंने कौन सा बनारस देखा है। आप देखिए, जिस नगर की जिसके लिए पहचान थी, आज पूरा विश्व उसको मान रहा है कि बनारस की स्थिति क्या हुई है। गंगा जी की जो बात कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत छोटे पे गए हैं गंगा जी में, और गंगा वहां की देखिए, घाट देखे वहां के। बनारस की पहचान क्या है? जो बनारस की पहचान थी, उसको विश्व स्तर पर मोदी जी ने इतना सजाने और संवारने का काम किया है कि काशी आज दिखाई देती है। क्वेटो बना देंगे या क्या बना देंगे, वह विषय अलग है। आप देखेंगे तो आज वहां दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, पर्यटन बढ़ा है, लोग काशी जा रहे हैं। और विषय काशी तो अभी आएगा, अभी तो माननीय मोदी जी वहां चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आगे आज जहां काशी की तक चर्चा जिस करें, सही बात है। शिव भारती जी मुझे ये बताइए, इस पे चर्चा अभी आगे करेंगे, क्योंकि थोड़ा विषय से हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, वहां डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज, उससे क्या लग रहा है आप लोगों को? कोई बल मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में जो है ये चौथा चरण रहेगा? क्योंकि नहीं, पिछली बार बिल्कुल जो है, बिल्कुल पिछली बार तो पंडित जी, आपने 13 बिल्कुल सीटें जीत ली थी। बिल्कुल पंडित जी, और पुनः 13 सीटें जीतेंगे। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि मारे बड़े भाई हमारे कह रहे हैं अजीत जी कि उन्होंने हम्म। बुला लिया, तो कह रहा अखिलेश यादव जी इतने हल्के हैं क्या कि कोई भी चैलेंज करेगा और तुरंत उसको स्वीकार कर लेंगे? वहां तो निरहुआ ने भी आजमगढ़ में कहा, निरहुआ यादव ने भी उनको चैलेंज किया कि वो अखिलेश जी मेरे सामने लड़े आके, तो क्या वहां भी लड़ने जाएंगे? कन्नौज, पता नहीं, नहीं उनको कन्नौज से किस तरह का चैलेंज तो देखिए एक दूसरे को लोग करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन किसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है और कौन कहां से लड़ना चाहता है। लोग कभी कभी फंसाने के लिए भी चैलेंज देते हैं, लेकिन चलिए इस पे नहीं, बात तो करते हैं, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ आप कह रहे पंडित हैं, जी, मैं वही मैं कहना चाह रहा एक हूँ कि मिनट, एक अखिलेश मिनट। जी फंस चुके हैं। शिव जी, शिव जी, आप कह रहे हैं कि 13 में से 13 सीट आप जीत रहे हैं। आपके जो कन्नौज के कैंडिडेट हैं सुब्रत पाठक, वो पिछले 3-4 घंटे पहले वो लगातार जो है कई ट्वीट्स कर चुके हैं, जिसमें वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, झड़प की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन और डीएम सबको लिख रहे हैं। ये बताइए कि सरकार आपकी है, सब कुछ है, और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि
सही तरीके से कार्य वहां हो रहा है, क्या सही तरीके से वोटिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है ना, जिस तरह की सक्रियता प्रशासन ने वहां दिखाई, लेकिन हाँ, जिस तरह से माने अखिलेश यादव जी ने वहां करीब 1,000 से ज्यादा ऊपर लोगों को, जो अराजक तो है, जो जी पश्चिम से भर लिए, जो जिला बदर है, तली बार है, ऐसे मैं कई नाम जानता हूं, टीवी चैनल पे बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे कई नाम जानता हूं जो वहां चुनाव लड़ाने के लिए गए, और चुनाव अच्छा लड़ाने के लिए अभी सुब्रत पाठक जी ने कुछ नंबर भी दिए, मोबाइल नंबर भी दिए, जिन मोबाइल नंबरों से लगातार धमकी आ रही है, वोटरों को धमकाया जा रहा था। तब सुब्रत जी तो उससे पहले कह चुके ना कि वहां ठीक है, पर धमकी आ रही है, अराजक तत्वों धमकी। का जमावड़ा हुआ है। ठीक है विश्वदेव जी, कैसे देखते हैं आप ये चौथे चरण का चुनाव है? थोड़ा सा लेट आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जिस तरीके के आपने दोनों पक्षों को सुना और जिस तरीके से इस चौथे चरण का जो महत्व है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार सारी 13 सीट जो है वो जीती थी। इस बार खुद अखिलेश यादव जो है कन्नौज में जो इंडी गठबंधन का एक फ्लैग है वो लेके खड़े हुए हैं और वो पूरा आगे से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहा है और कैसा आप देख पा रहे हैं, कैसा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? वरना भाई एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया कन्नौज से चुनाव लड़के। वो भले ही बदले की वजह से लड़ रहे हो कि मुझे बदला लेना हो या जो भी, लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम पे, इंडी गठबंधन के नाम पे नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पे, अपने नेतृत्व के नाम पे उन्होंने मैसेज भेजा है कन्नौज में और पूरे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव और मजबूती से लड़ना चाहती है। तो उसके इतर अगर देखें, जो राहुल गांधी की कमजोरी कहाँ दिख रही है, जो चैलेंजर की बात करते हैं, राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव लड़ना चाहिए था। स्मृति ईरानी बोलती रही कि आप आइए यहाँ से लड़िए मेरे खिलाफ, नहीं लड़े। 5 साल तो आए नहीं हारने के बाद, उसके बाद भी जब शिफ्ट किए तो रायबरेली शिफ्ट कर गए। मैं गठबंधन की बात करता हूं, चुनाव में दोनों पार्टियों, एक बीजेपी वर्सेस गठबंधन की जब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, तो गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव है, राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बूथ लेवल के कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास फिर भी है। पिछली बार जहां तक आप कन्नौज की बात करें तो डिंपल यादव क्यों हारी थी, उसका बहुत एक प्रमुख कारण है कन्नौज में बूथ लेवल के इनके कार्यकर्ता, कन्नौज का जो पार्टी का संगठन देख रहा था कन्नौज में, वो नदारद था उनके चुनाव में। ये प्रमुख कारण थे हारने के। जबकि फिर भी हार बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी हार बहुत बड़ी नहीं थी। एग्जैक्टली हार इसलिए, एक वीडियो भी जो है विश्वदेव जी, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। हम चाहेंगे अगर हमारे प्रोड्यूसर्स वो वीडियो जो है एक बार जरा चलाएं, फिर उस वीडियो के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग वीडियो रहा है, ये पॉलिटिकल वीडियो है। अगर हमारे प्रोड्यूसर्स उसे चला सके तो हम वेट करना चाहेंगे। विषय बता दीजिए तब तक वर्णित भाई। मुझे लग रहा है प्रोसेसिंग हो रही है। हाँ जी, प्रोसेसिंग हो रही है। बेसिकली सुब्रत पाठक के जो भाई साहब हैं, उनका एक वीडियो आया जिसमें वो जो है कुछ झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने जो और अन्य जो लोग हैं, या कहा जाए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उनसे झड़प करते हुए, उनसे कोई बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ वीडियो सामने आया है। लेकिन जो सुब्रत पाठक के ने अभी जितनी भी चीजें लिखी हैं, उसका कोई विजुअल अभी तक हमको नहीं दिखाई दिया है। तो इस विजुअल से बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्लियर होता है। जैसी बातें हम लोग सुनते हैं उसको अगर देखा जाए तो उसके तहत जो है कुछ ये वीडियो सामने आए हैं। अभी प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस होता है तो अपने आप ही अपनी स्क्रीन पे जो है अभी दिखाई देने लगेगा। कुछ ऐसे वीडियो वर्णित भाई रायबरेली से भी आए हैं, जहां रायबरेली में भी भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में झगड़े हुए हैं। ये पिछले चौथे फेज तक आते आते सिर्फ 2 ही सीटों पे ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड बन रहा है, देखिए ना आप, अगर उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकारों की भी जो है हत्या की गई है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही दुखद घटना है कि
देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, जहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल चर्चाएं तो कर रहे हैं, जहाँ पे चुनाव की चर्चाएं तो हो रही हैं, वहां पे जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, उसका धर्म निभाते हुए 2 पत्रकारों की हत्या जो है वो की गई है। और ये इसका भी सवाल जो है उठना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं इस मंच से इस बात को जरूर प्रमुखता से आगे रखना चाहूंगा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो चौथा स्तंभ है, जो पत्रकार हैं, उनकी आवाज ना दबाई जाए, क्योंकि उनकी अगर आवाज दबेगी तो आखिर में जो हारेगा वो देश हारेगा, क्योंकि हम जनता की आवाज बन के ही जो है आगे आते हैं और जनता की बात करते हैं। बहरहाल टॉपिक पे एक बार फिर से वापस लौटते हैं। क्या है कि प्रोसेस हो गया है और इसको एक बार प्ले करते हैं। क्या कर सकते मुंह फुला देंगे तुम्हारा, ज्यादा गुंडाई करी मार मार लपड़ डाले, मुंह फुला देंगे। मैं एडवोकेट भी हूँ। कोई नहीं, तुम जाइए। अरे हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे तुम? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो। हाँ ठीक है, सब चलो चलो मारेंगे यहाँ पर, ये गुंडाई करेंगे ये लोग। आप लोग गुंडाई करवा रहे हैं। गुंडाई हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है यहाँ पे, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है। भाजपा के नेता आके यहाँ धमका रहे हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है। बंद कर लो, मारा। अभी हम लोगों ने सुना, आप शिव जी और अजीत जी, आप दोनों से इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। थोड़ी रोशनी डालिए शिव जी आप भी और अजीत जी आप भी। एक तरफ देखिए सुब्रत पाठक के जो भाई हैं वो जो है ऑन कैमरा जो है मारने की बात कर रहे हैं, वही वो ये भी कह रहे हैं कि गुंडई की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। और लेकिन उसके उलट एकदम ये जो वहां पे जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करने आए थे। तो ये जो समीकरण बना हुआ है, ये अभी आगे और ज्यादा ऐसे वाक्य जो है वो देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या लगता है कि ये सही है, ये सारी चीजें इस तरीके से शोभा देती हैं किसी भी व्यक्ति को? क्योंकि पुलिस वहां पे दिख रही थी, पुलिस ने भी कोई बीच बचाव करने की या रोकने की कोशिश की, वो बाद में धीमे से उनके भाई को जो है वो लेके वहां से चले गए। शिव जी। वहां पर जिस तरह से इनके कार्यकर्ता बूथ की कैप्चरिंग किया करते थे, जिस तरह से इनके कार्यकर्ता लोगों को धमकाने का काम करते थे, वो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। वो उनके भाई हैं क्या है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गुंडई हो रही। मैं भी वही कह रहा हूं कि उन्होंने 1000 से ज्यादा के लोग, बाहर के लोग बुला लिए, और वो चूंकि लोकल के लोगों को पहचानते नहीं, बस उनको नंबर दे दिए गए कि आपको इनको धमकाना है। अननोन नंबरों से उनके पास फोन आ रहे हैं। तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी, चुनाव को अगर इस तरह से प्रभावित किया जाएगा, तो लोकतंत्र में ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी का जो चेहरा रहा है, बूथ कैप्चरिंग कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। कन्नौज के अंदर आप देखिए, जो 2009 के चुनाव में या 2014 के चुनाव में जो हुआ, 2019 के चुनाव में भी उन्होंने यही करने का प्रयास किया। आपने भी कहा कि बहुत कम अंतर से हारे थे, मैं मानता हूं बहुत कम अंतर से डिंपल यादव हारी थी। लेकिन आप देखिए कि वहां की जनता इतनी त्रस्त इनसे है, इतनी परेशान है कि इनके सामने मुंह तक नहीं खोलने की स्थिति में। लोगों को बूथ से लौटा देते थे, लोग वोट नहीं डाल पाते थे। आज कम से कम ये स्थिति बनी है, तो इनके लोग जो वहां बैठे वो चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। कम से कम ये मेरा ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य बस एक ही था, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया साइट्स पे। इसके एंगल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, आप अपनी तरीके से बता रहे हैं। अजीत जी आपसे भी सुन लेते हैं। अजीत जी, आपने सुना यहाँ पे किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज था यहाँ पे छोटू पाठक का, जो कि भाई बताए जा रहे हैं सुब्रत पाठक के? अजीत, जब विश्व की नंबर 1 पार्टी के प्रवक्ता ये कहें कि हमारे कार्यकर्ता 1000 कन्नौज में बाहरी हैं, अरे भाई देश के नागरिक हैं और मतदाता वो भी हैं। आपके भी लोग बाहर के तमाम जिलों में प्रचार में हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं।
इस तरीके का आरोप लगाना कि वो 1000 कार्यकर्ता संगठन के अगर कहीं प्रचार कर रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि वो जिला बदर और गुंडे हैं, ये सब हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री जी की भाषा पर भी थोड़ा सुन लीजिए, गौर कर लीजिए किस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री की भाषा सुन लीजिए, क्या बोलते हैं कि लटका करके छौंक लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान के लोग पटाखा फोड़ना भूल गए हैं। इस चुनाव में पाकिस्तान चलने लगा है, भैंस चलने लगी है कि अगर किसी के पास 2 भैंस है तो एक भैंस छोड़ करके उनको दे दिया जाएगा, उनके पास भेज दिया जाएगा। और हिंदुओं की संपत्ति की बात प्रधानमंत्री जी उठाने लगे हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो ज्यादा परिवार वालों को दे दी जाएगी। इस तरीके का डर पैदा कर रहे हैं आप। हम ये नहीं कहते हैं कि जो संविधान खतरे में है, अन्य विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं। आपके नेता अनंत हेगड़े जी बोले हैं, आपके राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बोली हैं, आपके लल्लू सिंह जी बोले हैं, और यहीं अभी गाजीपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं पारसनाथ राय जी, उनका बयान था कि हम वो गुरु हैं कि नंद वंश के लोगों को खत्म कर देंगे। तो भाषाएं तो आपके तरफ से जो है अमर्यादित आ रही हैं। हम लोग तो मर्यादित भाषाओं में हैं। हम इस बार अपने मुद्दे पीडीए के सवाल पे जनता के बीच में उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। भाषा तो सुब्रत पाठक की अगर पहले का वीडियो उठा करके देख लीजिए, उनके भाई की किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं वो हमारी नेता के लिए। तो ये आपसे ये बताने लगे आप कि हम लोग इस तरीके का कार्य करते हैं। तो हाँ, अगर भाई आप जो है जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी उस पर पीछे नहीं हटेगी, आपसे डट करके मुकाबला करेगी, लड़ेगी। हर स्तर पर हम लोग लड़ने के लिए इस बार तैयार हैं। इस बार आप जो है सत्ता में आने वाले नहीं है। जनता निराश और हताश हो करके जो वोट परसेंटेज गिरा है, आप उसको मेंटेन करना चाहते थे कि चुनाव आयोग ने फर्स्ट पेज के चुनाव का इतने दिनों के बाद जो आंकड़ा लाया, आंकड़ा बढ़ा करके 6% दिखाने का काम किया। इस बार हरियाणा के मेयर के चुनाव की तरह आप बेईमानी नहीं कर पाओगे। इस बार जनता बहुत सतर्क है और जनता आपको जवाब देने जा रही। जनता महंगाई से त्रस्त है, गांव-गांव चलिए, ये भी बहुत घूम रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, सब्जी खा ये भी जा बहुत रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है विश्वदेव जी। एक और बात जो इस बार निकल के सामने आई, लखीमपुर और गोला के कुछ क्षेत्रों से ये चीज सामने निकल के आया है कि भाई बटन जो है एक पार्टी का दबाया जा रहा है और जो वीवीपैट पे जो स्लिप निकल के आ रही है वो दूसरे पार्टी की आ रही। कुछ बाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा लखीमपुर के नाम से जो है ट्रेंड कर रही हैं। तो मैं उसको भी अभी देख रहा था, तो उसमें कुछ बाइट्स जो है वो आई हैं। ये क्या कंफ्यूजन है, ये किस तरीके की चीजें निकल के आ रही है सामने? एक बार फिर से ईवीएम और इसको जो है लोग निशाने पे ले रहे हैं। वर्णित भाई, ये पहले दिन से मुद्दा उठता चला आ रहा है। इसमें कहा ये जा रहा है, ये कांग्रेस प्रमुखता कह रही है कि भाई ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो जाए चुनाव। आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। एक कि 384 कैंडिडेट जो है राजस्थान के सीएम ने बोला था ये पिछले चुनाव में कि 384 कैंडिडेट एक बूथ पे आ जाइए तो बैलेट से जो है चुनाव हो जाएगा। तो उन्होंने प्रमोट किया था कि 384 कैंडिडेट जो है आके नामांकन फाइल कर दें। तो ये इस तरीके की स्थितियां पैदा करी जा रही हैं विपक्ष द्वारा। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आंकड़े देर में कर रहा है और ये ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है। देखिए, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को बुलवाया था अपने पास, बोला था, ऑफर दिया था कि आप बताइए, आप हमारे प्रोफेशनल से मिल लीजिए, देख लीजिए। ऐसे वो हमें याद है, मैं खुद उस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद था जब ये प्रैक्टिस की गई थी और बोला गया था कि आप आके जो है इसमें कुछ टैंपरिंग करके दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। फिलहाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे जो है सिद्ध नहीं कर पाई, ना ही दिखा पाई, और वो जो है एक बबल की तरह जो है निकल गया। फिलहाल इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवा को जो आग देने की कोशिश की जा रही थी उसको वहीं पे ही रोक दिया और कहा गया कि हमको अपने इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लगातार जो है वैसे वीडियोस जो है डाल रहे हैं जिससे कि एक तरीके से जनता के बीच कंफ्यूजन बन रहा है। और ये हम देखते आ रहे हैं लगातार लोग जो है
वैसे वीडियोस को जो है ट्वीट कर रहे हैं और ये ट्रेंडिंग भी बन जा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ जहां पे चौथे चरण का चुनाव जो है समापन की ओर है, मुझे लग रहा है समाप्त हो ही गया है। जो लोग इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर होंगे वही जो है अभी बाकी बचे होंगे और वही अपना पोल करके और फिर वापस निकलेंगे। वही दूसरी तरफ एक भव्य रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है लगातार जारी है। अभी हम देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी दोनों ने ज्वाइंट सभाएं भी की हैं। अभी एक और सभा रायबरेली में भी होनी है। कुल मिला के अब क्योंकि चौथा चरण खत्म हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज लगभग हमको पता है कि 60% के आसपास जो है वोट पड़ेगा। अब आगे जो फेजेस आने वाले हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और मुद्दे क्या और ज्यादा जो है वो पेचीदा होने वाले हैं? शिव जी। म्यूट प्लीज अपना हटा दें, म्यूट है आप प्लीज। म्यूट वहां से किया होगा, तो वहां से किया होगा म्यूट। अब आ जाएगी क्या? आप कर दीजिए, आप बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी थी, आगे भी चुनाव में विकास के मुद्दे को ही लेकर आगे बढ़ना चाह रही। अब देखिए आप, जब राहुल गांधी जी बयान को धर्म से प्रेरित होकर बयान देंगे और राजनीति को जो मुद्दों को हवा देने का काम करेंगे, बरगलाने, जनता को बरगलाने का काम करेंगे, तो बात निकल के आएगी, तो बात रखनी पड़ती है। आप उसको अगर ये कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी थी, अब मोदी जी की गारंटी की बात ना रह के वो दूसरे विषयों पर बात चली गई है, तो दूसरे विषयों पर जब कोई बात करेगा तो हम चुप तो नहीं बैठेंगे, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब जहां तक मुद्दे हैं, आप देखिए, वो कहते हैं कि इतने सालों में क्या काम किया। आप बुंदेलखंड की आप बात करिए, बुंदेलखंड में चुनाव होने वाला है। मैं भी बुंदेलखंड से कहीं ना कहीं रिलेट करता हूं। आप देखिए 9-9, 10-10 किलोमीटर लोग पानी भर के लाते थे और आधा पानी छलक जाता था, घर में उतना ही पानी पहुंच पाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने घर घर नल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम किया। प्रत्येक घर में हम अन्न देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मानिए, बिजली, सड़क, पानी, खड़ंजे की जो लड़ाई थी उसको हमने जीता है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। आप देखिए 70 सालों तक राज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपए बेचते हैं, 85 पैसा बीच में खा जाते, 15 पैसा चला जाता था। बीच में लोग बिचौलिए 15 पैसा पहुंचता, 85 पैसा बिचौलिए खा जाते थे। तो उनकी कोई नीति और कभी कोई ऐसी नीति वो नहीं बना पाए जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचे। आज हम जनता को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। आज उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचता है। तो मुझे टेक्नोलॉजी की मदद जो है वो उससे मदद मिल रही है। ठीक है, हम भी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इसी को मान रहे हैं। इसके बाद अजीत जी आप भी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा कि जिस तरीके का जो प्रॉपर हम देख पा रहे हैं कि जो 4 चरणों में अभी तक जो माहौल रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोगों का रिदम आगे भी ऐसे ही बना रहेगा? अजीत जी। इस बार हमने बताया विनीत जी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जो पीडीए का चौपाल चलाया उसका इतना बेनिफिट है। अभी मैं पाल गांव में गया था और इस पर चर्चा किया तो लोग सबसे ज्यादा जो प्रभावित है आदमी, बेरोजगारी की मार से जो पुलिस की भर्ती लीक हो गई। लगभग बताइए उत्तर प्रदेश में 48 लाख जो है परीक्षार्थी परीक्षा दिए। वैसे तो आवेदन 60 लाख हुआ था, जिसमें से 10-12 लाख रिजेक्ट हो गया था फार्म जो किसी कारणों से। और जो लोग कोरोना में 2 साल बीत गया और इसमें जब भर्ती आई भी तो पेपर लीक हो गया, तो लोग ओवर एज भी हो जाएंगे ना। जिनको एक भर्ती देखने का मौका मिला, 4 से 5 साल मिलता है भर्ती देखने के लिए, और लोग ओवर एज भी हो जाते हैं। तो ये भी चर्चाएं हैं इस बार। ठीक है, तो मुद्दे जो है बेरोजगारी, भर्ती, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है जो कि आगे और ज्यादा जो है तूल पकड़ेगा, जैसा कि आपने शुरुआत में बोला। महंगाई तो बहुत जबरदस्त मुद्दा है। घरों में लोग का सब्जी नहीं खा पा रहे हैं। विश्वदेव जी, आपके फाइनल कमेंट। 4 चरणों के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं, चौथा चरण भी आज समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो कर रहे हैं वाराणसी में। जो दोनों ही पार्टियां जो है वो आश्वस्त है कि उनको जो है बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। और क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है,
आपका फाइनल कमेंट क्या है, क्या लग रहा है आगे कैसे होने वाले हैं चुनाव? वर्णित भाई देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट पे जब हम लोग जाते हैं तब हम लोग एक चीज ध्यान रखते हैं कि बूथ लेवल मैनेजमेंट किसका होता है। कि आज तक पिछले 10 साल के चुनाव में, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह गृह मंत्री अब बने हैं, पहले वो संगठन कार्य देखते थे, तब से जी देखते चले आ रहे हैं। और कि बूथ लेवल पे मैनेजमेंट बहुत सटीक तरीके से वो लोग करते हैं। हर पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कर रखा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, विपक्ष में जो जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और ये कांग्रेस का बूथ लेवल संगठन नहीं है, हम लोगों को नहीं दिखता ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का है, लेकिन वो इतना प्रभावी हो पाएगा कि इस लेवल तक काम कर पाएगा, मुझे उम्मीद कम है। बसपा का संगठन बिल्कुल है, ग्राउंड लेवल पे उसके कार्यकर्ता है, लेकिन उसका वोट शेयर बहुत कम हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है बिल्कुल। वो सिर्फ एक लेवल पे लड़ रही है, कुछ सीटों पे वो त्रिकोणीय मुकाबला करने में कामयाब हुई है, क्योंकि उसके वहां के लोकल कैंडिडेट उतने मजबूत हैं। इसके आगे की अगर बात करें, हम लोग 2019 2014 दोनों में हमने देखा था कि पहले 4 फेजेस में, जब तक बनारस में नामांकन नहीं हुए थे, तब तक बीजेपी की जो हवा थी वो कमजोर आंकी जा रही थी। इसके बाद ही चौथे फेज के बाद जब नामांकन होता है, तब एक हवा चलती है बीजेपी की तरफ की। तो ये देखना पड़ेगा, जैसे 2 बैकड्रॉप में हमने देखा है चुनावों में, अगर वही स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन इतनी ज्यादा सीटें पे प्रभावी असर दे पाएगा। नहीं, एक बात और एक बात और वर्णित भाई, जी बोलिए। कर लीजिए, आप बोलिए। बस एक पॉइंट और जोड़ दूं मैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में हमने एक चीज देखी थी कि बसपा और सपा मिलके लड़े थे। वोट शेयर इन दोनों का मिला के इतना ज्यादा आया था, तभी 15 सीटें मिल गई थी। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का वोट शेयर आप भी जानते हैं 1.5% 2% के आसपास बैठता है। समाजवादी पार्टी का पिछली बार देख चुके हैं 22 से 28% के बीच में कहीं वेरी करता रहता है। बसपा का वोट शेयर जो पहले 20-22% हुआ करता था, वो पिछले 2 चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, वो घट के 8 से 10% के बीच में वेरी ही करता है। अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रभावी तौर से त्रिकोणीय मुकाबला अगर सीटों पर ज्यादातर होता रहेगा, तो बसपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन को नुकसान ही पहुंचाएगी, भला नहीं कर पाएगी। तो बीजेपी विल गेन इन दैट सीक्वेंस। आप कुछ बोल रहे थे? कुछ और भी अपडेट्स हमारे पास आए, जैसे कि जो गठबंधन के साथी हैं, जैसे कि ओपी राजभर हो गए, वो भी लगातार जो है छड़ी की बात कर रहे हैं कि हम गठबंधन में जरूर हैं बीजेपी के साथ, लेकिन हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी है, और उसके ऊपर जो है आपको जो है काम करना, तो आप छड़ी को वोट उसका वर्णित भाई एक रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके साहबजादे जहां से लड़ रहे हैं वो सीट पे डायरेक्ट फाइट बीजेपी वर्सेस मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के नाम पे हो रही है। तो वो वहां पर उस वोटर को कर्व करना चाहते हैं। ये वहां का जो गणित है उस पर्टिकुलर सीट का, वो ये है। वही मैं बताने आ रहा हूँ। वो भी देखने वाली बात हुई कि पिछली बार एक्स फैक्टर साबित हुए थे ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में। इस बार कितना जो है वो आक्रामक हो पाएंगे और कितना उनका असर दिखाई देगा लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। वही दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से लड़ रही, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो पहले अपना प्रचार देखेंगी, वो अपनी पार्टी का प्रचार देख रही हैं, वो इस समय बीजेपी के कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए नहीं जा रही हैं। तो जो इनके कहा जाए, जो इनके घटक दल भी हैं, वो भी इस वक्त अपने चुनाव प्रचार में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी सीट बचाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो कई मायनों में ये सब चीजें जो है इंडिकेट करती हैं कि इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग जरूर है 2019 के मुकाबले। क्या रहता है, कैसा चुनाव रहता है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिव सिंह भारती जी, भारतीय जनता पार्टी से, विश्वदेव राव पत्रकार साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजीत यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी। आगे भी हम आपको अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे जो उत्तर प्रदेश की नब्ज है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है और कैसे
आगे जो है स्ट्रैटेजी रहने वाली है पॉलिटिकल पार्टीज की। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।